नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 5 स्ट्रैटेजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, ऑप्शंस और फ्यूचर्स ये शब्द सुनते ही अक्सर स्टूडेंट्स का दिमाग घूमने लगता है ना? हाँ यार, बिल्कुल। कॉल्स, पुट्स, स्ट्रैडल्स, मतलब एक गलत मूव और सारा कैलकुलेशन खराब। एग्जाम में यही चैप्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। लेकिन आज इस सेशन में हम इसे पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ सही जवाब नहीं रटेंगे, बल्कि हर स्ट्रैटेजी के पीछे का व्हाई और हाउ समझेंगे। एग्जैक्टली, ताकि एग्जाम में कैसा भी ट्रिकी सवाल आए, आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे हेजिंग बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स? ऑप्शंस आर ए, टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स, बी, टू hedge the price risk of a planned future purchase of a stock, C, to arbitrage between two exchanges, D, to sell stocks currently owned. इसका मतलब है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई स्टॉक खरीदना है तो उसके लिए लॉन्ग हेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू hedge द प्राइस रिस्क ऑफ अ प्लान्ड फ्यूचर परचेज ऑफ अ स्टॉक। देखिए दोस्तों, इसे रटने के बजाय लॉजिक समझिए। जब भी आप फ्यूचर में कोई स्टॉक खरीदने का प्लान बनाते हैं, मान लीजिए आपको 1 महीने बाद रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, अच्छा, तो आपको सबसे बड़ा डर क्या होगा? यही ना कि 1 महीने में कहीं प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। इसलिए उस डर को खत्म करने के लिए हम आज ही फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं। इसे लॉन्ग हेज कहते हैं। अब अगर कल को कैश मार्केट में प्राइस बढ़ भी जाता है तो आपको फ्यूचर्स में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ओ मतलब कैश मार्केट का नुकसान फ्यूचर्स के प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाएगा। बिल्कुल सही। और बाकी ऑप्शंस गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात है और हेजिंग कभी स्पेकुलेशन के लिए नहीं होती। ऑप्शन सी तो आर्बिट्राज है, जो अलग ही फंडा है। और ऑप्शन डी में सेल करने की बात हो रही है, जबकि लॉन्ग हेज खरीदने के रिस्क को कवर करता है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। बाइंग का डर मतलब लॉन्ग हेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ यू प्लान टू सेल शेयर्स इन द फ्यूचर, which strategy hedges against a price fall? Options are A, long hedge using stock futures, B, short hedge using stock futures, C, buying call options, D, calendar spread. इसका मतलब है कि ये पहले सवाल का एकदम उल्टा है। शेयर बेचने का प्लान है और प्राइस गिरने का डर है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। यहाँ मैं हमेशा एक एग्जाम टिप देती हूँ। किसान या फार्मर का क्लासिक एग्जाम्पल याद रखो। अच्छा, किसान वाला एग्जाम्पल। हाँ, देखो, एक किसान ने फसल बोई है और 3 महीने बाद उसे बेचनी है। उसे क्या डर होगा कि कहीं दाम गिर ना जाए। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा? वो आज ही फ्यूचर मार्केट में अपनी फसल शॉर्ट कर देगा। अच्छा, मतलब दाम लॉक कर लेगा। राइट। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। अगर आप शेयर्स बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिरने से बचने के लिए आप फ्यूचर्स शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसे शॉर्ट हेज कहते हैं। ऑप्शन सी कॉल बाइंग है, जो बुलिश है, तो वो यहाँ काम नहीं आएगी। समझ आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू hedge a portfolio against systematic risk, an investor should. Options are A, buy index futures, B, sell or short index futures, C, buy all stocks in the index, D, sell all stocks in the individually. इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक रिस्क से बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन पहले ये बताइए कि इसके लिए इंडेक्स फ्यूचर्स ही क्यों यूज होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल इंडेक्स फ्यूचर्स। देखिए, सिस्टमैटिक रिस्क मतलब पूरे मार्केट का रिस्क, जैसे कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 अलग स्टॉक्स हैं, तो आप पैनिक में आकर एक एक स्टॉक को तो शॉर्ट नहीं करेंगे ना। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। हम पूरे मार्केट के रिस्क के लिए सीधे इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हैं। मार्केट गिरेगा तो इंडेक्स फ्यूचर्स का प्रॉफिट पोर्टफोलियो के लॉस को बचा लेगा। और एग्जाम के लिए पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला जरूर याद रखना। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बराबर होता है पोर्टफोलियो बीटा मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। परफेक्ट। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, जहां दिमाग थोड़ा घूमता है। स्प्रेड्स एंड स्ट्रैडल्स। क्वेश्चन नंबर 4, अ बुल कॉल स्प्रेड इज क्रिएटेड बाय। ऑप्शंस आर ए, बाइंग अ लोअर स्ट्राइक कॉल एंड सेलिंग अ हायर स्ट्राइक कॉल, B, selling a lower strike call and buying a higher strike call, C, buying a lower strike put and selling a higher strike put, D, selling a lower strike put and buying a higher strike put.
इसका मतलब है कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बाइंग अ लोअर स्ट्राइक कॉल एंड सेलिंग अ हायर स्ट्राइक कॉल। स्टूडेंट्स अक्सर पुट और कॉल में कंफ्यूज होते हैं। इसकी ट्रिक समझो। नाम में कॉल है तो पुट्स वाले दोनों ऑप्शंस सी और डी को सीधे एलिमिनेट कर दो। ओह, स्मार्ट। हाँ, और नाम में बुल है मतलब व्यू बुलिश है तो हम लोअर स्ट्राइक की कॉल बाय करते हैं, पर कॉल लेने में प्रीमियम ज्यादा लगता है तो कॉस्ट कम करने के लिए हम हायर स्ट्राइक की कॉल सेल कर देते हैं। बुलिश व्यू है पर लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस के साथ। राइट, मतलब अपना डाउन साइड और अपसाइड दोनों लॉक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ लॉन्ग स्ट्रैडल इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस आर ए, बाइंग अ कॉल एंड सेलिंग अ पुट एट द सेम स्ट्राइक, B, buying a call and a put at the same strike price and same expiry, C, selling a call and a put at the same strike and expiry, D, buying a call at lower strike and a put at higher strike. तो long straddle का structure क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाइंग अ कॉल एंड अ पुट एट द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी। लॉन्ग स्ट्रैडल में रूल सिंपल है, सब कुछ बाय करना है और सब सेम रखना है, स्ट्राइक भी सेम, एक्सपायरी भी सेम। प्रीमियम तो बहुत देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यही है, when is a long straddle strategy undertaken? Options are A, when expecting the market to remain stable, B, when uncertain of direction but expecting a significant price movement, C, when expecting the market to rise slowly, D, when expecting the market to fall slowly. तो इसको यूज कब करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, when uncertain of direction but expecting a significant price movement। जैसा तुमने कहा, प्रीमियम डबल दिया है तो कॉस्ट ज्यादा है, इसे रिकवर करने के लिए हमें मार्केट में बड़ा धमाका चाहिए, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स या बजट के दिन। एग्जैक्टली उन दिनों हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, पर पता है कि जोर से हिलेगा। तो मार्केट किसी भी तरफ भागे, एक ऑप्शन का प्रॉफिट दूसरे के लॉस को कवर कर लेगा। स्टेबल मार्केट में तो टाइम डी के सब खा जाएगा। समझ आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ शॉर्ट स्ट्रैडल? ऑप्शंस आर ए, लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, बी, अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, सी, लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, डी, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। इसका मतलब है कि शॉर्ट स्ट्रैडल का रिस्क प्रोफाइल कैसा दिखता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। ये क्वेश्चन 5 का उल्टा है। शॉर्ट स्ट्रैडल में हम कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। तो मतलब प्रीमियम मिलता है हमें? हाँ, तो मैक्स प्रॉफिट वही प्रीमियम है जो मिला। पर अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहा और किसी एक तरफ भाग गया तो ऑप्शंस बेचने की वजह से अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बाप रे, अनलिमिटेड लॉस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रैंगल इन्वॉल्व्स बाइंग, ऑप्शंस आर ए, एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट, बी, ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स, सी, ITM call and ITM put, D, call and put of different maturities. इसका मतलब है कि स्ट्रैडर और स्ट्रैंगल में क्या फर्क है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स। सबसे बड़ा फर्क स्ट्राइक्स का ही है। स्ट्रैडल में सेम स्ट्राइक यूज होती है, पर स्ट्रैंगल में हम आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम ऑप्शंस यूज करते हैं जिनकी स्ट्राइक्स अलग होती हैं। पर OTM क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्ट्रैडल बहुत महंगा पड़ता है। अगर कैपिटल कम है तो ओटीएम ऑप्शन सस्ते आते हैं, पर एग्जाम टिप याद रखना, सस्ते होने के चक्कर में इसमें मार्केट मूव ज्यादा बड़ा चाहिए होता है प्रॉफिट आने के लिए। चलो बढ़ते हैं कवर्ड कॉल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस आर ए, लॉन्ग स्टॉक एंड लॉन्ग कॉल, बी, लॉन्ग स्टॉक एंड शॉर्ट कॉल, सी, शॉर्ट स्टॉक एंड लॉन्ग कॉल, डी, शॉर्ट स्टॉक एंड शॉर्ट कॉल। इसका मतलब है कि कवर्ड कॉल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्ग स्टॉक एंड शॉर्ट कॉल। ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए होता है। मान लो तुम्हारे पास HDFC बैंक के शेयर्स हैं, तुम्हें लगता है प्राइस अभी वहीं अटका रहेगा, तो तुम उसी स्टॉक का हायर स्ट्राइक कॉल सेल कर देते हो। तो जो प्रीमियम मिला वो एक्स्ट्रा इनकम। हाँ, और कवर्ड इसलिए क्योंकि अगर मार्केट ऊपर भाग गया तो कॉल का लॉस तुम्हारे लॉन्ग स्टॉक के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। वाह, स्मार्ट। पर अगला सवाल थोड़ा अजीब है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कवर्ड कॉल इज ऑल्सो नोन एज ए, सिंथेटिक लॉन्ग पुट, बी, सिंथेटिक शॉर्ट पुट, सी, सिंथेटिक लॉन्ग कॉल, डी, सिंथेटिक शॉर्ट कॉल। इसका मतलब है कि कवर्ड कॉल को सिंथेटिक शॉर्ट पुट क्यों कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंथेटिक शॉर्ट पुट। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट सवाल है। देखो, कवर्ड कॉल में मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ प्रीमियम है और रिस्क डाउन साइड में है अगर स्टॉक गिरे, राइट? अब शॉर्ट पुट को सोचो, जब पुट सेल करते हो तब भी मैक्स प्रॉफिट प्रीमियम होता है और रिस्क नीचे की तरफ होता है अनलिमिटेड। दोनों का पे ऑफ प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक शॉर्ट पुट कहते हैं।
वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा पोर्टफोलियो को बचाने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस आर ए लॉन्ग स्टॉक एंड शॉर्ट पुट, बी लॉन्ग स्टॉक एंड लॉन्ग पुट, सी शॉर्ट स्टॉक एंड लॉन्ग पुट, डी शॉर्ट स्टॉक एंड शॉर्ट पुट। इसका मतलब है कि प्रोटेक्टिव पुट कैसे बनता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्ग स्टॉक एंड लॉन्ग पुट। इसे इंश्योरेंस की एनालॉजी से समझो। तुम्हारे पास स्टॉक है पर तुम्हें मार्केट गिरने का डर है, तो तुम अपने डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो, जो एक इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा काम करता है। अच्छा, मतलब कार इंश्योरेंस की तरह। बिल्कुल। अगर मार्केट गिरा तो पुट में प्रॉफिट होगा जो स्टॉक के लॉस को बचा लेगा। अगर ऊपर गया तो स्टॉक बढ़ेगा, बस प्रीमियम की कॉस्ट चली जाएगी। समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोटेक्टिव पुट इज इफेक्टिवली कॉल्ड अ। ऑप्शंस आर ए सिंथेटिक शॉर्ट कॉल, बी सिंथेटिक लॉन्ग कॉल, सी सिंथेटिक शॉर्ट पुट, डी सिंथेटिक लॉन्ग पुट। इसका मतलब है कि इसका पे ऑफ किसके जैसा होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। अभी हमने इंश्योरेंस देखा ना, उसमें तुम्हारा लॉस लिमिटेड है सिर्फ प्रीमियम तक, पर अपसाइड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। हाँ, क्योंकि स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। राइट। और लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट किसका फीचर होता है? लॉन्ग कॉल का। इसलिए प्रोटेक्टिव पुट का पे ऑफ बिल्कुल लॉन्ग कॉल जैसा होता है। ओह वाओ, अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। पुट कॉल पैरिटी अप्लाइज टू विच स्टाइल ऑफ ऑप्शंस? ऑप्शंस आर ए अमेरिकन ऑप्शंस ओनली, बी यूरोपियन ऑप्शंस ओनली, सी बोथ अमेरिकन एंड यूरोपियन, डी एशियन ऑप्शंस ओनली। इसका मतलब है कि क्या ये अमेरिकन या यूरोपियन किसी पर भी लागू होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन ऑप्शंस ओनली। याद रखना दोस्तों, पुट कॉल पैरिटी एक इक्वेशन है जो सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस पर काम करती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक्सपायरी पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। अमेरिकन में अर्ली एक्सरसाइज का रिस्क होता है जो पैरिटी तोड़ देता है। राइट, और इंडिया में तो वैसे भी इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस यूरोपियन ही होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, इंडिया में यूरोपियन ही चलते हैं। ग्रेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ लॉन्ग स्ट्रैडल पोजीशन हैज हाउ मेनी ब्रेक इवन पॉइंट्स? ऑप्शंस आर ए 1, बी 2, सी 3, डी नन। इसका मतलब है कि लॉन्ग स्ट्रैडल में बीईपीज कितने होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। इसमें 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, एक अपर और एक लोअर। क्यों? दो क्यों? क्योंकि हमने कॉल और पुट दोनों बाय किए ना, हमें मार्केट के दोनों तरफ की मूवमेंट से फर्क पड़ता है। जब मार्केट अपर या लोअर ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करके बाहर जाएगा, तभी तो हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। अच्छा, मतलब रेंज के बाहर निकलना जरूरी है। अब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ कैलेंडर स्प्रेड इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस आर ए ऑप्शंस ऑफ द सेम स्ट्राइक बट डिफरेंट एक्सपिरेशन मंथ्स, बी ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स बट सेम एक्सपिरेशन, सी बाइंग स्टॉक एंड सेलिंग फ्यूचर्स, डी बाइंग कॉल्स एंड सेलिंग पुट्स। इसका मतलब है कि कैलेंडर स्प्रेड में अलग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शंस ऑफ द सेम स्ट्राइक बट डिफरेंट एक्सपिरेशन मंथ्स। देखो नाम में ही कैलेंडर है, मतलब इसमें एक्सपायरी मंथ्स अलग होते हैं। तो इसमें हम टाइम का फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली, ये टाइम डीके का खेल है। हम पास की एक्सपायरी का ऑप्शन बेचते हैं क्योंकि उसका थीटा डीके बहुत फास्ट होता है, और दूर की एक्सपायरी का खरीदते हैं क्योंकि वो धीरे डीके होता है। क्या बात है। अब क्वेश्चन नंबर 16, द पे ऑफ डायग्राम ऑफ अ बटरफ्लाई स्प्रेड लुक्स लाइक। ऑप्शंस आर ए अ स्ट्रेट लाइन, बी अ वी शेप, सी एन इन्वर्टेड वी शेप, डी अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब है कि क्या सच में इसका पे ऑफ डायग्राम बटरफ्लाई जैसा दिखता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एन इन्वर्टेड वी शेप। हाँ जी, जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक उल्टे वी मतलब इन्वर्टेड वी शेप जैसा बनता है। बीच में पीक होता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाता है। वो बटरफ्लाई की बॉडी जैसा लगता है और साइड की स्लैंटिंग लाइंस विंग्स जैसी लगती हैं। इंटरेस्टिंग। अब इंडिकेटर्स पर आते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अ पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर ग्रेटर देन 1 सिग्नल्स। ऑप्शंस आर ए बेरिश ट्रेंड, बी बुलिश ट्रेंड, सी न्यूट्रल ट्रेंड, डी पैनिक सेलिंग। इसका मतलब है कि पीसीआर 1 से ज्यादा हो तो क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुलिश ट्रेंड। ये एक कंट्रेरियन सिग्नल है। वेट, रियली? पीसीआर 1 से ज्यादा है मतलब लोग पुट्स ज्यादा खरीद रहे हैं डर के मारे, तो ये तो बेरिश होना चाहिए ना? यही तो कैच है। जब सब डर के मारे पुट्स खरीद रहे होते हैं तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। अब बेचने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो वहां से मार्केट रिवर्स करता है और ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे बुलिश मानते हैं। जनरल पब्लिक घबराती है और स्मार्ट लोग खरीदते हैं। सुपर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 18,
If futures price is rising and open interest is also rising, it indicates. Options are A. Short covering, B. Long unwinding, C. Bullish trend या long build-up, D. Bearish trend या short build-up. इसका मतलब है कि प्राइस और OI दोनों बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्ग बिल्डअप। रूल याद रखो स्टूडेंट्स, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना मतलब नया पैसा आ रहा है और प्राइस बढ़ना मतलब बायर्स हैवी हैं। तो मतलब नए बायर्स पैसा डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, नए बायर्स मार्केट में आ रहे हैं जिसको हम लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। ये क्लियर बुलिश ट्रेंड है। Clear. अब क्वेश्चन नंबर 19. The delta of a futures contract is approximately. Options are A 0, B 0.5, C 1, D -1. इसका मतलब है कि फ्यूचर्स का डेल्टा क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1। देखो, ऑप्शंस का डेल्टा तो घूमता रहता है स्ट्राइक और टाइम के हिसाब से, पर फ्यूचर्स का डेल्टा 1 होता है। मतलब स्टॉक 1 रुपए हिला तो फ्यूचर भी 1 रुपए हिलेगा। एकदम सही, क्योंकि 1 रुपी अंडरलाइंग मूव पर फ्यूचर भी एग्जैक्टली 1 रुपए मूव करता है, दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए डेल्टा 100% यानी 1 होता है। बहुत आसान था ये। चलिए दोस्तों, आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 20. कैश एंड कैरी आर्बिट्राज इज प्रॉफिटेबल व्हेन? ऑप्शंस आर A. Futures price is less than fair price, B. Futures price is greater than fair price, C. Futures price is equal to fair price, D. Spot price is greater than futures price. इसका मतलब है कि ये आर्बिट्राज प्रॉफिट कब देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूचर्स प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर प्राइस, मतलब जब फ्यूचर्स ओवर प्राइस होते हैं। तो हम आर्बिट्राज कैसे करेंगे? खरीदते हैं और महंगे में फ्यूचर बेच देते हैं। एक्सपायरी पर दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा और हमें बिना रिस्क के प्रॉफिट मिल जाएगा। इससे कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कहते हैं। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। जाने से पहले दोस्तों, एक बात सोचिएगा, हमने PCR और OI डेटा की बात की। अगर रियल टाइम ट्रेडिंग में ये दोनों एक दूसरे के उल्टे सिग्नल्स दे रहे हों, तो आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, प्राइस एक्शन पर या ऑप्शंस डेटा पर? इसके बारे में पढ़िएगा जरूर।